नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का रुपया गिर रहा है। ठीक है, गिर रहा है तो गिर रहा है। पहले भी गिरा करता था, अब भी गिर रहा है। पहले गिरने पर एक महात्मा ने कहा था कि महापुरुष के आते ही $1 का भाव 40 रुपया हो जाएगा। हो गया 80 रुपया। गिर अब भी रहा है, लेकिन महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं। जरूर उस समय महात्मा अर्थशास्त्र का आध्यात्मिक कोर्स कर रहे होंगे। रुपए के गिरने पर दुल्हनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के दूल्हे जहां 100 साल पहले थे, आज भी वही हैं। इस साल भी वो शादी के लिए गले में नोटों का हार डालकर आने वाले हैं। रुपया कमजोर हुआ है तो क्या हुआ, इसका हार अब भी बन सकता है। जिस तरह से आपको समझ नहीं आ सकता कि दूल्हा नोटों का हार क्यों पहनता है, उसी तरह से बिना महात्मा के भारत की जनता को नहीं समझा सकते कि रुपया गिर रहा है। माला बनाने के लिए रुपया मुश्किल से मिलता है, लेकिन माला का रेट अभी डॉलर की तरह आसमान में नहीं पहुंचा है। लेकिन इतना ज्यादा हम लोग डॉलर डॉलर करेंगे तो दूल्हे डॉलर की माला पहनकर शादी रचाने आ जाएंगे। अकबर के बेटे अफसर ने नकली डॉलर की माला पहन ली। अलीगढ़ में सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें अफसर नकली डॉलर की माला पहनकर पहुंच गए तो हंगामा मच गया। डॉलर का ऐसा भूत बन गया है कि लोग डॉलर देखते ही डॉलर डॉलर करने लगे। अखबारों ने छाप दिया कि गरीबों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कोई डॉलर का हार पहनकर आ गया है। हमारे सहयोगी अदनान ने बताया कि अब जांच हुई है तो पता चला है कि डॉलर नकली है, मगर डॉलर का ख्वाब नकली नहीं हो सकता। प्यार झूठा हो जाए मगर नोटों का हार झूठा नहीं हो सकता। सलीम, डू यू गेट माई पॉइंट? इसकी ये लागत है, ये इसकी 150 रुपए, हमें 100 रुपए करीब लागत पड़ती है। 250-300 में करीब बिक जाता है, तो 100-200 रुपए हमें मिल जाते हैं। भाई यही इतना प्रॉफिट है। और भी कई नोट हैं, और भी कई नोट है। ये 10,000 रुपए लगे हुए हैं। इसकी लागत करीब 150-180 रुपए करीब हमारी बैठती है। ये बिक जाता है 300 का 350 रुपए करीब का बिक जाता है। सब जो पुश्तैनी काम है, अपनी जीविका चला रहे। इतनी महंगाई के दौर में नहीं तो एक हार में 200-250 रुपए मिल रहे, तो क्या इससे क्या जो कोई ज्यादा प्रॉफिट तो है नहीं है इसमें। बस अपना पुश्तैनी काम है तो अपनी जीविका चला रहे। विवेक कौल ने लिखा है कि 20 जून को एक अमेरिकी डॉलर 78 रुपए का था। केवल 9 दिनों के भीतर 29 जून को 79 रुपए का हो गया। यानी रुपया तेजी से गिर रहा है। सरकार का पक्ष लेने वाला तबका दावा कर रहा है कि जनवरी 2013 में $1 55 रुपए का था, जो सितंबर में 65 रुपए का हो गया। 9 महीने में 15% की गिरावट आ गई। क्या सरकार के समर्थक यह याद दिलाना चाहेंगे कि 2018 के 10 महीनों में रुपया 15% से भी ज्यादा गिरा था? क्या 2018 में भी यूक्रेन युद्ध हुआ, कोरोना की महामारी फैली थी? 31 दिसंबर 2014 को $1 63 रुपए 33 पैसे का था और अभी 80 रुपए का हो गया है। 8 साल में रुपया करीब 26% कमजोर हो गया। क्या यह अच्छी बात है? 25-26% की कमजोरी की बात क्यों नहीं हो रही? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में बताया है कि 31 दिसंबर 2015 को $1 का भाव 66 रुपए 33 पैसे था। 31 दिसंबर 2016 को $1 का भाव 67 रुपए 95 पैसे का हो गया। 31 दिसंबर 2017 को 63 रुपए 93 पैसे का हो गया। $1 2016 की तुलना में करीब 4 रुपया मजबूत हो गया। 31 दिसंबर 2018 को $1 69 रुपए 79 पैसे का हो गया। 31 दिसंबर 2019 को 71 रुपए 27 पैसे का $1 हो गया। उसके बाद से रुपया कमजोर ही होता जा रहा है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 31 दिसंबर 2020 को $1 73 रुपए 5 पैसे का हो गया। 31 दिसंबर 2021 को 74 रुपए 30 पैसे का हो गया। 11 जुलाई 2022 को 79 रुपए 41 पैसे का $1 हो गया। अब $1 80 रुपए का हो गया है। भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है। खुद रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत के पास केवल 10 महीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार है, जबकि पिछले साल उसके पास 19 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार था। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसके कारण निवेशक अपना डॉलर निकाल रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में $14 अरब निकाला जा चुका है। केवल डॉलर ही भारत नहीं छोड़ रहा, बल्कि भारत के लोग भी भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं।
आज ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2021 में यह संख्या 1,63,370 हो गई। इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। नागरिकता छोड़ने वालों में से 78,284 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। इतना विकास हो रहा है, तब क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? स्मार्ट सिटी वाले भारत को छोड़कर ये लोग क्यों जा रहे हैं? डॉलर और रुपए की बहस केवल दो मुद्राओं के बीच औकात की बहस नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की हालत और अवसरों की भी बहस है। यह पुराने नोट बदलने का खोमचा है। हमें लगा कि 2016 की नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार के साथ साथ नोट बदलने का खोमचा भी गायब हो गया होगा। वैसे कल ही लोकसभा में सरकार ने बताया कि नोटबंदी के बाद नकदी मुद्रा का चलन डबल हो गया है। बताइए कहां तो इसे कम होना था, मगर नोटों का चलन डबल हो गया है। 2016 में 16 लाख करोड़ की करेंसी चलन में थी नोटबंदी के पहले, अब 31 लाख करोड़ की करेंसी चलन में आ गई। नोटबंदी फेल हो गई, लेकिन पुराने नोटों को बदलने की दुकानें बंद होते होते बची रह गई। यही नहीं, नोट तो नए आ गए, मगर नोट की ताकत कमजोर हो गई। जब भी रुपया गिरता है, भारत की राजनीति 2014 में पहुंच जाती है। 2012 से ही भारत की राजनीति में आध्यात्मिक अर्थशास्त्री घूमने लगे, जो जनता को समझा रहे थे कि $1 के बराबर 1 रुपया होने वाला है। बताया जाने लगा कि रुपए के गिरने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल सरकार, सरकार, सरकार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाषण देना नहीं आता था। उन्होंने अपने आप को इतिहास पर छोड़ दिया और इतिहास ने भारत ही बदल दिया। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीज तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। 2012 से 14 को प्रागैतिहासिक कालखंड घोषित कर देना चाहिए। इस दौर की खुदाई करते समय लगता है पुरातात्विक खुदाई कर रहे हैं। आज के हर झूठ का कंकाल उन 2 वर्षों में मिलता है। यह बताया जा रहा है कि 2008 और 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए में 28% की गिरावट आई। यह सही है, लेकिन क्या यह सही नहीं कि इसके बाद भी $1 80 रुपए का नहीं हुआ था? तब 63-64 पर ही रहा। पिछले 8 साल में रुपया 25 से 26% कमजोर हुआ है। इसकी कोई बात नहीं करता। वित्त मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया कि डॉलर के मुकाबले जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड और यूरो में भारी गिरावट देखी गई है। यह गिरावट रुपए से कहीं ज्यादा है। उस हिसाब से देखें तो डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 7% ही गिरा है। The rupee is at the record low level. We have crossed 80 and it's really sad because Modi ji is the one who made this an election issue in 2014. In fact, there was talk about the fact that he was going to strengthen the rupee when he came because it shows a weak government and therefore weak rupee. Then what is a strong government giving us an even weaker rupee? You know, when he came to power, it was at 50 something. Now it's at 80. So where is the question of responsibility? Everything you import is costing more because the rupee has gone down. Petrol prices, gas prices have gone up, therefore everything is more expensive. Price rise is high. And on top of that, you are adding GST as an extra burden on the common man. Is this the time to improve your revenue or is this the time to look after the well-being of your people? चिंता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण हर एक देश की करेंसी बहुत
अवमूल्य नीचे जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण अगर हम तुलना करते हैं तो यूरो का डेप्रिसिएशन 14% हुआ, पाउंड भी 13.9% नीचे गया, पाकिस्तान की करेंसी 24%, लंका 45%, उसके सामने रुपी जो है वो डॉलर के सामने 5.4% नीचे गया है। हम अपने रिसर्च के दौरान पुराने लेखों से गुजर रहे थे। 2018 से ही रुपए के गिरने की बात लिखी जाने लगी थी। उस साल रुपया बहुत गिरा। 2020 के एक लेख में तो यह भी मिला कि $1 का हो जाएगा, और हो भी गया। हम ऐसे कुछ लेखों के बारे में बताना चाहते हैं। सितंबर 2018 में इंडियन एक्सप्रेस में अर्थशास्त्री इला पटनायक ने लिखा है कि 2018 में भारतीय रुपए का प्रदर्शन एशिया में सबसे खराब रहा है। अगर रुपए को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचता है तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, लेकिन आज तो वही हो रहा है। इला पटनायक ने एक और बात लिखी कि रिजर्व बैंक एनआरआई से डॉलर उधार मांग सकता है। क्या इसकी नौबत आ सकती है? 22 मार्च 2020 को भाविक पटेल ने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा कि डॉलर की मांग बढ़ते ही एशिया की मुद्राएं धाराशायी होने लगी, इससे रुपया और कमजोर होता जाएगा। अप्रैल 2020 में लाइव मिंट का यह लेख कह रहा है कि $1 $77 का हो गया है, ऐतिहासिक गिरावट है, और यह जल्दी ही $1 $80 का हो जाएगा। अप्रैल 2020 में यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ था, मगर लाइव मिंट $1 $80 की बात करने लगा था। यह भी लिखा था कि बाकी कई मुद्राओं की तुलना में रुपए का प्रदर्शन अच्छा है। उस वक्त अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के गिरने की रफ्तार कम है, लेकिन $1 $80 तक जा सकता है, जो कि चला गया। डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिरा है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। और इस बार जो डॉलर के प्रति रुपए की गिरावट रही है वो 2013 के हिसाब से कम रही है। हम इस बात में भी सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जैसे साल की शुरुआत में $1 का दाम ₹74 था, आज की तारीख में $1 का दाम लगभग ₹80 है। तो इसलिए इसमें यह हो गया कि डॉलर जो है वो रुपए की टर्म्स में महंगा हो गया है। और ये क्यों हो गया है? मतलब जैसे किसी भी बाजार में सप्लाई और डिमांड से दाम पे फर्क पड़ता है, तो उसी तरह से अभी जो हालात हैं उसमें डॉलर की जो डिमांड है वो रुपए से ज्यादा है, और उसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने निवेश किया था उसका कुछ एक हिस्सा उन्होंने बेचा है। तो अगर अक्टूबर से 18 जुलाई तक का डेटा देखें तो विदेशी निवेशकों ने करीब 2,65,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो जब ये स्टॉक्स को बेचते हैं तो उनको रुपए मिलते हैं, फिर उस रुपए को वो लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए का वैल्यू डॉलर के बनिस्बत गिरता है। ये एकमात्र वजह नहीं है, और भी कई वजहें हैं। दूसरी वजह यह है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। डॉलर टर्म्स में तेल जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, तो तेल के दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ा है। तो अगर उसके अलावा तीसरी वजह यह है कि जितना हम आयात कर रहे हैं उससे कम हम निर्यात कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले 3 महीने का डेटा देखें तो जो गुड्स इंपोर्ट्स जिसको हम कहते हैं वो करीब $190 बिलियन का हुआ है, और जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो $119 बिलियन का हुआ है। तो जो गैप है वो करीब $71 बिलियन का है। तो इस गैप को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और जून के महीने में ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो $26 बिलियन का था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जितने डॉलर हम खर्च कर रहे हैं आयात करने के लिए, उतने डॉलर हम नहीं कमा पा रहे हैं निर्यात से। तो ये गैप है, और इस गैप की वजह से फिर से डॉलर का डिमांड ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई जो है वो कम है। भारत की राजनीति में 2014 का साल बहुत सारे झूठे वादों की जीत का साल था। यह वो साल था जब तमाम तरह की दलीलों पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि आज तक उसका असर नहीं गया।
सीधा सीधा स्थापित कर दिया गया कि रुपया कमजोर हुआ है तो इसका मतलब है कि देश कमजोर हो गया है, जबकि दूसरे कारण तब भी थे, अब भी हैं। 2 सितंबर 2013 को निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि रुपया गिरता है तो सरकार का बोझ बढ़ जाता है, सरकार इस अराजकता के लिए जिम्मेदार है। क्या सरकार इस जवाबदेही से बच सकती है? और अब वही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, लेकिन चाहती हैं कि उनके जवाब को उन तमाम अर्थों और संदर्भों के साथ लिया जाए जो उस वक्त खुद मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब रुपया कमजोर हुआ है तो कोई बात नहीं, देश कमजोर नहीं हुआ है। सरकार मानती है कि 2013 और 2022 के हालात काफी अलग हैं। वित्त मंत्री जोर दे रही हैं कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। जुलाई 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव जब $132 प्रति बैरल था, तब भारत में पेट्रोल 50 रुपए लीटर, डीजल 34 रुपए लीटर था। लेकिन 2021 में कच्चा तेल $100 से भी कम का था। तब भारत के लोगों ने खुशी खुशी 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदे। क्या इस पर सरकार जवाब देना चाहेगी? Studying in the United States is now a challenge due to increase in the United States dollar as compared to the previous year, and it has almost touched 10% increase. So the problem which is occurring is for the parents and the students who are currently enrolled in colleges and have to pay the tuition fees for the next year. The students who are currently studying full time can only work on campus for 20 hours per week, and they can work 40 hours if they are on breaks. So the problem occurring is the parents are paying for lodgement, their fees, their tuition, everything, and the price increased by 10%. They have to pay almost 1 lakh to 2 lakh more because the fees is ranging from $20,000 to $30,000. So every dollar is increased by almost 6 to 7 rupees. It is a bad sign for me because I'm going out to US for studying, and I'm going out for a 4-year degree study. So, and when staying there for 4 years, my money, I'm going to take a loan. So if going out for 4 years, it will increase because the dollar is increasing than Indian INR. So I think it's a problematic issue for us, for Indians, I guess. लाखों की संख्या में छात्र भारत से बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कारण आप जानते हैं, भले ही दूसरी मुद्राओं के सामने भारत का रुपया ठीक हालत में हो, लेकिन डॉलर की मौजूदगी को आप नकार नहीं सकते। अभी वो दिन नहीं आया है कि डॉलर में लेन देन बंद होने जा रहा है। यह तर्क ठीक उसी के जैसा है कि सरकार ने चीन से बदला लेने के लिए बहुत सारे चीनी ऐप बंद कर दिए। दूसरी तरफ चीन से आयात कई गुना बढ़ गया। यही नहीं, चीन की फोन कंपनियों पर कई हजार करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप है। अशरफी की लूट और कोयले पर छाप का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। देखिए, साल के शुरुआत में एक अमेरिकी डॉलर का दाम 74 रुपए था, अब भी गिर के 80 रुपए के आसपास हो गया। अगर हम यूरो पे ध्यान दें तो यूरो का दाम साल की शुरुआत में 84 रुपए था, अभी आज की तारीख में 82 रुपए। ब्रिटिश पाउंड को देख लें तो साल की शुरुआत में 101 रुपए था, अभी 96 रुपए। तो डॉलर के प्रति रुपया गिरा है, पर काफी ऐसी करेंसीज हैं जिनके प्रति रुपए का दाम बढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत अहम बात है जिसको कि मीडिया में लोग नहीं बोल रहे हैं, वो ये है कि भारत जो आयात और जो निर्यात, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, उसका 86% हिस्सा, दोनों 86% हिस्सा एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी डॉलर में इनवॉइस होता है। तो वो ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर और रुपए की जो रेट है या डॉलर का जो रुपए के टर्म्स में जो दाम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अब इसको मैं आपको यहाँ पे एक दो उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत में जितनी कच्चे तेल की खपत होती है उसका करीब 85-86% हिस्सा जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और जब तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदा बेचा जाता है वो डॉलर के टर्म्स में खरीदा बेचा जाता है। तो जब रुपए का दाम डॉलर के प्रति गिरता है तो रुपए में जो उस कच्चे तेल का दाम है वो बढ़ जाता है। अगर इसको अगर दूसरी तरफ से देखें तो जब रुपए का दाम डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो जो भारत की बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो कि डॉलर में अपनी बिलिंग करती हैं, उनको फायदा होता है
उनका जो रेवेन्यू, जो सेल्स होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और जहां तक की रही बात कि अब सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि भारतीय जो आयात और निर्यात है वो रुपए के टर्म्स में हो, तो वो मेरे हिसाब से एकदम ही अलग टॉपिक है। उसका आज की तारीख में रुपए और डॉलर के रेट में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। उस चीज को होने के लिए मतलब काफी डिकेड्स लगेंगे, और उसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं जिनका होना जरूरी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, वो जो है हाल फिलहाल में होती दिख नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से इन दो इश्यूज को मिलाना जो है वो सही नहीं होगा। विवेक कौल आर्थिक मामलों के सुचिंतित पत्रकार हैं। भारत में बेरोजगारी है और आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। वह तरह तरह के टैक्स दे रहा है। हंगामा केवल जीएसटी को लेकर है। बिजली बिल की कोई बात नहीं, परीक्षाओं के फॉर्म कितने महंगे हो गए इसकी कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेज की फीस, कॉपी, किताब ये सब बहुत महंगी हो चुकी हैं, इसकी बात होनी चाहिए। बात केवल रुपए की कमजोरी की नहीं है, उस आदमी की भी है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। भारत का आम आदमी कितना कम कमाता है, हम उसकी हालत को तू मैं की बहस से नहीं समझ सकते। 2019-20 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 25,000 महीना कमाने वाले चोटी के 10% में आते हैं। ये हाल है। भारत के लेबर फोर्स में 45 करोड़ लोग काम करते हैं। अगर इसका 10% यानी 4.5 करोड़ ही 25,000 रुपया महीना कमाता है तो आम भारतीय जीवन कितना मुश्किल होता होगा। काम करने वाले 40 करोड़ लोग 25,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। इन पर कोई बहस क्यों नहीं। उन पर पेट्रोल पर 60% उत्पाद शुल्क, डीजल पर 101% उत्पाद शुल्क का क्या असर पड़ा होगा। क्या उनकी कमाई बढ़ गई होगी इससे या घट ही गई होगी। लोकसभा में राजीव रंजन कुमार ललन सिंह के प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि 2011-12 की कीमतों पर 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,08,427 रुपए सालाना थी, जो 2021-22 में 1,07,670 रुपए हुई। 2021-22 का आंकड़ा अस्थायी है, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि 2019-20 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। लेकिन इसी दौरान तरह तरह के टैक्स कितने बढ़ गए, महंगाई कितनी बढ़ गई, आम आदमी की कैसी हालत होगी वही जानता है। कई बार लगता है कि उसे धर्म की बहस में उलझाकर ठीक ही रखा गया है, वरना वह खर्चे और पैसे की चिंता में डिप्रेशन में चला जाता। हमारे सहयोगी हबीब ने कितनी सावधानी से आम लोगों की तस्वीरें ली। रुपया कमजोर तो हुआ है, लेकिन पैसे वालों की सनक कभी मिटी नहीं है। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 लाख देकर मेडिकल की सीट खरीद रहे हैं, चोरी से अपने बच्चों को डॉक्टर बनवा रहे हैं। 17 जुलाई को नीट की परीक्षा हुई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। एक गैंग नजर आ रहा है जो यूपी, बिहार, मुंबई, हरियाणा में सक्रिय हो सकता है। सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें से 8 18 जुलाई को ही गिरफ्तार हो गए और 8 में से 6 सॉल्वर हैं जो दूसरे छात्रों के बदले परीक्षा हॉल में जाकर जवाब लिखते हैं। 20 लाख देकर चोरी से किसी की सीट हड़प कर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने वाले माता पिता फेसबुक पर, व्हाट्सएप में राष्ट्रवाद के बारे में क्या लिखते होंगे, साल में कितनी तीर्थ यात्राएं करते होंगे। सीबीआई अगर यह भी बता देती तो अच्छा रहता। 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया है। उनकी मानसिक हालत इस वक्त क्या होगी आप नहीं समझ सकते। समझ भी सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। पैसे वालों का तंत्र दुस्साहसी होता जा रहा है। हरियाणा के नूह में माफियाओं के डंपर ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचलकर मार दिया। उनका दुस्साहस कितना बढ़ चुका है। अरावली के क्षेत्र में माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने की लंबे समय से कोशिशें हो रही हैं। अदालतों की नजर है, लेकिन इसके बाद भी माफियाओं की ताकत में कोई कमी नहीं आई और डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचलकर मार दिया गया। एक तरफ 20 लाख में मेडिकल की सीट खरीदी जा रही है,
वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साइकिल नहीं मिलती है, तो स्कूल छूट जाता है या फिर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है, मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा। वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा, वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय के शासकीय हाई स्कूल के बच्चों को मामा जी से न तो वाउचर मिला न साइकिल। 45 बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं और सरकारी साइकिल मिलने की पात्रता रखते हैं। शराफत 26 किलोमीटर दूर बरडा बरखेड़ा गांव से पहले मेन रोड पर आने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर बस या किसी सहारे के 20 किलोमीटर का फासला तय कर स्कूल पहुंचते हैं। ख्वाब पुलिस में भर्ती का है, लेकिन सफ़र आसान नहीं। यहाँ से 26 किलोमीटर बरडा बरखेड़ा दूर है और मैं 6 किलोमीटर दूर यहाँ से कटन तक पहुँचता हूँ पैदल। हमको बहुत दिक्कत आती है चलने में और कोई साधन भी नहीं मिलता है। कभी कभी हम आज भी जाते तो कोई साधन नहीं मिलता है और हमारी ऐसे पढ़ाई छूटती है। शराफत के गांव से ही एक ही परिवार के 5 भाई इस तरह का संघर्ष करते हुए तालीम की मीनार पर परचम लहराने का सपना देख रहे हैं। क्लास छूट जाती है, हमारे दो चार पीरियड छूट जाते हैं, हमारी पढ़ाई तो छूट जाती है, हमें साइकिल चाहिए। संदीप के हाथों में विज्ञान की किताब है, चेहरे पर डॉक्टर बनने की उम्मीद और आंखों में सरकारी खोखलेपन की धुंध। ये भी 5 किलोमीटर पैदल और बाकी की सड़क किसी वाहन के भरोसे तय करते हैं। सरकारी योजना में आई उनके हिस्से की साइकिल मिल जाए तो खुशियों का पहिया शायद चल पड़े। मैं अरनी से आता हूँ और बिहाना तक मेरे को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बिहाना से मुझे बस मिलती है और उसके बाद मैं स्कूल में आता हूँ और थके पके थोड़ी बहुत याद करता हूँ और छुट्टी हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे एक साइकिल दी जाए। मेरा गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है स्कूल और मैं यहाँ से जाता हूँ तो बिहाना से मेरे को पैदल चलना पड़ता है। फिर बारिश आती है तो मुझे कोई पेड़ की छाँव लेनी पड़ती है। मैं बीमार हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई छूट जाती है, कोई टाइम पे क्लास छूट जाती है, पीरियड छूट जाते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि मुझे एक साइकिल दी जाए और मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूं। जिम्मेदार मानते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से साइकिल कब मिलेगी ये तय नहीं, तब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे यहाँ 12-15 गांव पोषक गांव है, आसपास के क्षेत्र के लोग बच्चे आते हैं पढ़ने 9वीं में और उनमें से 45 बच्चे वर्तमान में ऐसे बच्चे हैं जो पात्रता रखते हैं साइकिल की। अभी तक साइकिल कब मिलेगी क्या होगा ये ऐसा आदेश नहीं आया है। जैसा गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसका पालन में बच्चों को साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए मध्य प्रदेश में इस बार 200 करोड़ रुपए का बजट है। एक साइकिल आमतौर पर 3,550 रुपए की आती है, लेकिन इस साल साइकिल पर 400 से 500 का अंतर आ सकता है। अब टेंडर हुए हैं लेकिन कोटेशन अब तक नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप आ गए हैं। हर वर्ष साइकिल देते हैं और इस वर्ष भी साइकिल या तो मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। अभी हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है और जल्दी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मिल जाएगी। और कांग्रेस तो देती, इन्हें तो बंद कर दी थी। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने बच्चों को साइकिल देना बंद कर दिया था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने शुरू किया, तो इनको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। एक माफिया तंत्र मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में काम कर रहा है। वो माफिया जो खुद की कंडम साइकिलों को देने की बजाय उन्हें और कंडम कराने में लगा हुआ है कि कैसे खराब से खराब वो साइकिल स्थिति हो, वो कैसी ज़्यादा खराब हो, ताकि सिर्फ पैसा उनको मिल जाए, बेटियों को और बच्चों को ना तो उनका लाभ मिले। स्पष्ट है नीति और नीयत भाजपा की। पढ़ोगे और लिखने का कोई सवाल नहीं, बेरोजगार युवा कैसे बने, अशिक्षित युवा कैसे बने। जो नीतियां देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार से चालू करी गई थी, उन सारी नीतियों को खत्म करने के लिए बीजेपी लगी है और लूट सके तो लूटे, ना एक माफिया तंत्र काम कर रहा है।
स्कूल चले हम और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यही नारा देश में दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE की रिपोर्ट बताती है कि देश में 51,108 सरकारी स्कूल कम हो गए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में 1,22,056 सरकारी स्कूल थे, जो 2020 में 99,152 हो गए, यानी 22,904 सरकारी स्कूलों की कमी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 13,78,520 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इसमें भी सबसे ज्यादा 8वीं के बाद। 2004 में 34,268 बच्चों के लिए 1,695 रुपए में खरीदी गई साइकिल योजना 2019-20 में 3,80,532 बच्चों तक जा पहुंची। 3,376 रुपए में साइकिल खरीदी गई। ये और बात है कि हजारों साइकिलों का वितरण नहीं हुआ, वो कबाड़ में चली गईं। और कोरोना के नाम पर तो पिछले 2 सालों में वैसे भी साइकिल नहीं बटी। बड़े शहरों के लिए हो सकता है ये छोटी बात हो, लेकिन यकीन मानिए गांव और छोटे शहरों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक साइकिल। बच्चों की एक बड़ी प्यारी पत्रिका है साइकिल, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, ये जो हमारी साइकिल है कुछ कुछ तुम्हारी साइकिल की तरह। इसमें 2 पहिए हैं, पिछले पहिए में हवा है हमारे आसपास की, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें धुआं भी है, धूल भी, और जिसमें मोगरे की खुशबू भी है। यानी जैसा जीवन आसपास है वैसा सब कुछ। पिछले पहिए पर जोर ज्यादा पड़ता है, इसलिए हवा भी थोड़ी असली होनी चाहिए ना। अगले पहिए में भी हवा है, पर वो चिड़िया के पंखों को छूकर लौटी हवा है, उसमें उड़ान है। और गांव और कस्बाई जगहों के लिए, इन बच्चों के लिए ये साइकिल उसी उड़ान की तरह है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और आगर मालवा से जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि अगर कोई नई FIR होगी तो उस पर भी यह अंतरिम रोक लागू रहेगी। नुपुर की याचिका पर दिल्ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना को नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। उधर फिल्म निर्देशक अविनाश दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जमानत याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में है। अविनाश के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज है। आप ब्रेक ले लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और जीरो बजट खेती को लेकर आखिरकार 8 महीने बाद भारत सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन इस कमेटी में रखे सदस्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी का जिक्र न होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने को इस कमेटी से बाहर रखने का फैसला किया है। क्या सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा फिर आमने सामने हैं? रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की बनाई MSP कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। मोर्चे के मुताबिक इसमें ना MSP पर कानून बनाने का जिक्र है और ना ही संतुलन। कल उस कमेटी की घोषणा की है और उस कमेटी में वे अधिकारी रखे गए हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया, उनका ड्राफ्ट किया। वही ज्यादातर लोग उन कमेटी में रखे गए हैं। तो संयुक्त मोर्चे का पूर्ण रूप से निर्णय है कि हम अपनी तरफ से इन कमेटी में कोई मेंबर नहीं भेजेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 जुलाई की बैठक में हमें मैंडेट दिया गया था और उस पे काम करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑफिशियली तय किया है कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे, हम इसे खारिज करते हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं। सोमवार देर शाम को भारत सरकार ने इस कमेटी के गठन का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चे के 3 प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही, लेकिन किसान संघर्ष समिति के ज्यादातर धड़ों को इस कमेटी के कई बातों पर आपत्ति है। मसलन 3 कृषि कानून बनाने वाले सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। समिति के गठन के नोटिफिकेशन में MSP को कानूनी अधिकार देने का जिक्र नहीं है। कमेटी में शामिल ज्यादातर लोग सरकार के हैं या उनके पक्ष में रहने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से केवल 3 नाम मांगे गए हैं। इस कमेटी में बहुमत के आधार पर फैसला लेते वक्त सरकार की तरफ सदस्यों का झुकाव रहेगा। उधर बीजेपी समर्थित भारतीय किसान संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने
इसमें घोषणा की थी कि हम ऐसी ऐसी एक समिति बनाएंगे और उसमें ये सारी बातें आएंगी और उसमें हम विचार करेंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस के हिसाब से उन्होंने कमेटी बनाई और अब उसकी कानूनी कैसा क्या करना है, अभी तो ये कल ही इसकी घोषणा हुई है, अभी तो हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इस दिशा में कम से कम सरकार ने कदम बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि इस कमेटी में पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं है। दुख दी गल है कि जेडी कमेटी अज बनाई गई है उस कमेटी चो पंजाब नू बाहर रखा गया है। फूड बोल ऑफ इंडिया कहलाने वाला साडा पंजाब एमएसपी कमेटी तो बाहर रखा गया है। सरकार ने एक बार फिर से अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखा देता है। यूपी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बीते नवंबर में तीनों कृषि कानून वापस लिए, तभी एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही थी। अब कमेटी बनी है तो फिर से संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा 31 जुलाई को देश भर में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और इसी मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को घेरने की लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। शायद इसी के चलते 8 महीने बाद सरकार को एमएसपी पर कमेटी बनाने की याद आई। देखना यह है कि सरकार कैसे इन नाराज किसान संगठनों को मनाती है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।